नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैमिली। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्ज़ाम के अंदर काम आएंगे, वीडियो, एसआई, रीट, बीएसटीसी, पीटीईटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो आज के टॉपिक होने वाले हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है जिसका प्रभाव कर्म के ऊपर पड़े, और अकर्मक जिसके अंदर कर्म का प्रभाव न पड़कर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसके अंदर जो पहला नंबर का विकल्प है, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, माली पेड़ों को पानी देता है, बिना सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया। तो इससे अपन प्रश्न बनाते हैं, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। अगर कर्ता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। अगर कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वह क्रिया अकर्मक होती है। माली पेड़ों को पानी देता है। क्या देता है? पानी देता है। कौन देता है? माली देता है। तो कर्ता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बिना सामान लाती है। क्या लाती है? सामान लाती है। बच्चा जोर से रोया। क्या रोया? कौन रोया? बच्चा रोया। तो इसका कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस पहले प्रश्न के अंदर जो विकल्प नंबर 4 है, बच्चा जोर से रोया, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं। तो इसके अंदर जो सही विकल्प होगा वह होगा अकर्मक क्रिया। जो कर्म का बोध कराएगी वह सकर्मक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया जो दूसरों से कार्य करवाया जाता है, और संयुक्त क्रिया जो दो क्रियाएं एक साथ मिलकर कार्य होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसके अंदर जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 3, अकर्मक क्रिया। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जो काम से पहले हुई होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसके अंदर पहला विकल्प है, निशिये पानी पीकर दौड़ते चला गया। निशिये पानी पीकर दौड़ते चला गया। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। चोर भाग गया, राम बेटा है। तो इसके अंदर जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, निशिये पानी पीकर दौड़ते चला गया। नीचे पानी पीकर दौड़ते चला गया मतलब पानी पीने के बाद वह दौड़ते ही चला गया। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर ए सही होगा वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। केवल एक वचन शब्द का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? तो इसका जो चारों विकल्प देखते हैं, झुंड, बादल, शिक्षकों और अध्यापक। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल एक वचन के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, जिनके अंदर जो इस प्रश्न के अंदर जो सही विकल्प होगा वह होगा झुंड। झुंड शब्द है, केवल एक वचन के अंदर प्रयोग किया जाता है और समुदायवाचक संज्ञा में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? इसके अंदर विकल्प नंबर 1 यह, वह, किसने, इसने। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा आंसर विकल्प नंबर 3 सी, किसने। किसने शब्द से अपन प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, बताइए दोस्तों। तो तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था और उच्चतर अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य पर निशान लगाइए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य पर निशान लगाइए। तो इसके अंदर जो विकल्प देखते हैं अपन, विकल्प नंबर ए, प्रत्येक के पास लाठी है। विकल्प नंबर बी, जग में ढेर सारा शरबत है। पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं। मैंने थान में से थोड़ा कपड़ा लिया। तो अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर मतलब वो संख्या तो होगी लेकिन जो निश्चित नहीं है,
तो उसके अंदर जो अपन देखते हैं तो पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, कुछ आम लटक रहे हैं मतलब आम तो लटक रहे हैं ना, कितने भी उन्हें गिने जा सकते हैं। तो उन्हें कुछ आम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में पूछता तो पेड़ पर 10 आम लटक रहे हैं तो संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक हो जाता, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक पूछा है, पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, अब कितने लटक रहे हैं ये हमें पता नहीं है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। उचित विशेषण चुनकर वाक्य पूरा करें। लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में थे। लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में थे, तो लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में थे, तो इसके लिए जो विकल्प देखते हैं, विकल्प नंबर ए स्थान, विकल्प नंबर बी जगह वाले, विकल्प नंबर सी स्थानीय, विकल्प नंबर डी स्थान वाले। तो इसके लिए जो सही शब्द का उपयोग होगा वह होगा उचित विशेषण चुनकर वाक्य पूरा करें। लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में थे, तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर सी होगा सही होगा स्थानीय, जो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अपने उदयपुर के अंदर मेवाड़ है, जोधपुर के अंदर मारवाड़ है, तो वो एक जो स्थानीय क्षेत्र विशेष के नाम होते हैं उन्हें स्थानीय शब्द से परिभाषित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। विकारी शब्द नहीं है। विकारी शब्द वह होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के अनुसार बदल जाते हैं, और अविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषण अवयव के हिसाब से नहीं बदलते हैं। तो विकल्प नंबर ए संज्ञा, विकल्प नंबर बी सर्वनाम, विकल्प नंबर सी विशेषण, विकल्प नंबर डी अवयव। तो इसके अंदर जो विकारी शब्द अवयव जितने भी होते हैं वह अविकारी शब्दों के अंदर गिने जाते हैं। तो इसका जो विकल्प नंबर 4 होगा वह सही होगा। अवयव जो अवयव है वह अविकारी शब्द कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से किस का बोध नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा से अपन देखते हैं विकल्प नंबर ए पद का, विकल्प नंबर बी पक्षी का, विकल्प नंबर सी पक्षी का, विकल्प नंबर डी दिशाओं का। तो अपन जातिवाचक संज्ञाओं से किसका बोध नहीं होता है, तो अपन देखते हैं पद होता है, जितने भी पद होते हैं, मान लो शिक्षा विभाग के अंदर जितने भी पद हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जितने भी पद हैं वो एक पद हैं, पूरी एक जाति है। पक्षी, अब पक्षियों के अंदर सारे पक्षी आ गए, और सॉरी विकल्प 2 बार आ गए। और विकल्प नंबर डी जो दिशा होती है वह दिशा सभी अलग अलग होती हैं। तो इसके अंदर जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी दिशाओं का। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ये जनरली प्रश्न है, ये इसे हम संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताइए। सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताइए। सोना और चांदी में समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सोना और चांदी में क्या होगा, तो जातिवाचक संज्ञा होती है, उसके 2 भेद होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक में, द्रव्यवाचक के अंदर तो अपने जितने भी लिक्विड होते हैं, जैसे जल वगैरह जितने भी हैं वो द्रव्यवाचक इसके अंदर आ जाते हैं। और समूहवाचक एक समूह का बोध कराते हैं, जिसमें द्रव्यवाचक के अंदर ठोस, तरल और गैस जितने भी होते हैं वो सभी द्रव्यवाचक के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी द्रव्यवाचक। अगर द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं होता तो यहाँ पर अपन जातिवाचक संज्ञा लगा सकते थे। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कुंज शब्द में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कुंज का मतलब होता है जंगल, ये होता है जंगलों का एक समूह होता है, उसे कहते हैं। तो इसके अंदर पहला विकल्प है जातिवाचक, दूसरा विकल्प है समूहवाचक, तीसरा विकल्प है भाववाचक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या सही होगा। तो वही जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब जातिवाचक भी है और समूहवाचक भी है, तो सबसे पहले अपन समूहवाचक को लेंगे। अगर समूहवाचक नहीं होता तो फिर जातिवाचक लगाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना है। शिक्षक विकल्प नंबर 1, बी विद्यार्थी, सी मंत्री, डी महेंद्र। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या सही होगा।
तो शिक्षक एक जाति है जिसके अंदर महिला पुरुष जितने भी अध्यापक गण होते हैं सभी शिक्षक में आते हैं। विद्यार्थी एक विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी इसके अंदर आ जाएंगे। मंत्री इसके अंदर शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, राज्यसभा जितने भी मंत्री है, लोकसभा सभी मंत्री इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसका जो विकल्प नंबर डी है पर्टिकुलर किसी नाम को दर्शा रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का बोध कराती है, स्थान व्यक्ति का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका विकल्प नंबर डी है जो सही होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कार्य के आधार पर बदल जाता है कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कार्य के आधार पर बदल जाता है उस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताइए दोस्तों? लिंग, वचन और कार्य के आधार पर बदल जाता है। लिंग, वचन और कार्य के आधार पर बदल जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अविकारी। पहला विकल्प है अविकारी, दूसरा विकल्प है एकार्थी, तीसरा विकल्प है विकारी और चौथा है अवयव। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो विकल्प नंबर सी होगा वह होगा विकारी। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कार्य के आधार पर बदल जाता है उन्हें विकारी कहते हैं, और जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कार्य के आधार पर नहीं बदलता है उन्हें अपन अविकारी शब्दों के नाम से जानते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंदर सामान्यतः जितने भी अवयव होते हैं कि मैं, कौन, अब, केवल, ये सभी अवयव इसके अंदर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। मिठास शब्द क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो मिठास शब्द क्या है? मिठास कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है नहीं, और अपने जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है, जातिवाचक नहीं है तो समूहवाचक भी नहीं होगा, इसको काट दीजिए। तो विकल्प नंबर एक बचा है, विकल्प नंबर सी बचा है भाववाचक संज्ञा, तो मिठास हो जाएगा। मिठास जैसे अपन मान लो गुलाब जामुन खा रहे हैं तो गुलाब जामुन मीठा है, कड़वा है, तो उसका एक स्वाद आता है, तो वो अपन एक भाव के रूप में महसूस करते हैं। तो यही है कि मिठास एक भाव है और ये इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। महात्म्य शब्द हैं। महात्म्य शब्द क्या है? महात्म्य शब्द क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो महात्म्य शब्द है, महात्मा से बना है महात्म्य। तो महात्मा, सभी महात्माओं की भावना होती है महात्म्य। अपन कहते हैं कि यार वो बड़े महात्म्य हैं, महावीर प्रसाद स्वामी बड़े महात्म्य व्यक्ति थे, तो वो एक भाव आता है। तो महावीर प्रसाद जी के बारे में सुनते ही अपन कहते हैं कि यार वो भाववाचक हैं, महात्म्य, बड़े महात्म्य गुण के व्यक्ति थे, तो एक भाव आता है तो उसे महत्व कहते हैं। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर 4 है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो विकल्प नंबर 1 है ममता, बेल, राधेश्याम। विकल्प नंबर बी है राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। विकल्प नंबर सी है साधना, ऊंचाई, चालाकी। विकल्प नंबर डी है गाय, मूर्खता, आम। तो ऐसे तीन शब्द एक ही वाक्य के अंदर आते हैं, तो उन्हें पहचानने में थोड़ी सी होती है, लेकिन आप ऐसे विकल्पों को काटते जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर आसानी रहेगी। देखिए ममता व्यक्तिवाचक है, बेल ये व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। जितने भी बेल हैं वो सभी बेल इसके अंदर आ जाएंगे। राधेश्याम व्यक्तिवाचक है, तो पहला विकल्प गलत हो गया। राधेश्याम व्यक्तिवाचक है, किसी व्यक्ति का नाम है। पन्नालाल किसी व्यक्ति का नाम है। हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो ये सही हो सकता है। चलिए अगला, पहले तीसरा और चौथा भी चेक कर लेते हैं। साधना किसी का नाम हो सकता है। ऊंचाई, चालाकी एक गुण होता है, और चालाकी एक गुण होता है, तो ये विकल्प भी नहीं हो सकता। विकल्प नंबर डी गाय के अंदर अब सारी गायें इसके अंदर आ गई, जातिवाचक संज्ञा। मूर्खता, आम के अंदर सारे आम इसके अंदर आ गए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो विकल्प नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही बैठ रहा है। राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय ये तीनों व्यक्तिवाचक हैं, तीनों किसी के नाम के से जाने जाते हैं, तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी होगा वह सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से
किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के मतलब जो 3 शब्द दिए हुए हैं वो सभी उनको चेक करना है कि किस में क्या है। धैर्य, चतुराई, प्रेम, ये हो सकता है। अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता। चलिए, वृक्ष शब्द है, वृक्ष के अंदर किसी प्रकार कोई भाव नहीं, ये एक जातिवाचक है तो ये कट गया। खुलापन, पूर्णता, सूर्य, सूर्य एक व्यक्तिवाचक ग्रह का नाम आ गया तो ये भी कट गया। उदासी, शेर, चालाकी, तो इसके अंदर जो शेर शब्द है ये व्यक्तिवाचक आ गया तो ये भी कट गया। तो अपने पास विकल्प नंबर ए बचा है, धैर्य, चतुराई और प्रेम। वो अपन कहते हैं कि यार उनके अंदर धैर्य का गुण है तो ये एक भाव है, वह व्यक्ति बहुत चतुर है तो ये चतुराई का गुण है, तो वह उससे प्रेम करता है तो ये एक भाव है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर ए सही होगा, धैर्य, चतुराई और प्रेम। विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। विकल्प नंबर ए नहाता, विकल्प नंबर बी शिष्टता, विकल्प नंबर सी खेलता, विकल्प नंबर डी दौड़ना। तो इसके अंदर जो पहला विकल्प है नहाना, क्रिया से बना है नहाता। खेलना, खेलना क्रिया क्रिया से बना है खेलता। दौड़ना एक क्रिया है तो ये नहीं हो सकता। नहाना से बना नहीं हो सकता, खेलना नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी सही बैठ रहा है, शिष्ट शब्द से बना है। शिष्टता, वह अपन कहते हैं कि वह विद्यार्थी शिष्ट है तो उसके अंदर एक गुण है, लेकिन आप कहते हैं वो शिष्टता के गुणों से भरपूर है तो एक भाव है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी सही होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो रीट के अंदर आपको मात्र अब 30 दिन बचे हैं, ये 30 दिनों के अंदर जो 120 नंबर की तैयारी है वो मैं आपको आराम से करवा दूंगा। और मेरे खुद के 125 नंबर आए हैं तो मेरे को पता है कि कैसे क्या करना है, कौन से सेलेक्टेड, बिल्कुल सेलेक्टेड मैटर को पढ़ना है आपको। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे इस चैनल के द्वारा आपको कुछ मदद मिलती है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।